because we study about our own selves here, because we study about the human beings. One of the plus point about this subject is the subject is very interesting, also scoring. Okay, and very high number of repeated questions are coming, and the subject is having a very clear defined syllabus. The syllabus is not vague. एग्रीकल्चर का देखिए सर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर कोई एग्रीकल्चर ऑप्शनल लेता है और अगर उसका साइंस बैकग्राउंड है तो सेम ऑप्शन से वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी मेंस दे सकता है। अगर सिलेबस में मौजूद हर एक वर्ड पर अगर आपने एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो पेज के नोट्स बना रखे, उनको अगर आप पढ़ के जाते हैं, उनको रट कर जाते हैं, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मतलब अगर आप एवरेज भी पढ़ के जाएंगे तो लगभग आप 250 260 मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक अगर आप यूपीएससी से जुड़ा हुआ ले रहे हैं, चाहे वो इंडियन पॉलिटी का हो या फिर इंडियन इकोनॉमी का भी हो, तो आप उसको पूरी सोसाइटी एक ऑर्गन के तौर पर कैसे बिहेव कर रही है उसको आप समझते हैं। तो ये क्या है, एक पूरा 180 डिग्री डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिलता है जो आम तौर पे लोगों को नहीं मिलता। सूटेबल कौन है? मैं ये मानूंगा कि जो व्यक्ति नए कॉन्सेप्ट्स को सीख कर उनको अप्लाई करने का जज्बा रखता है, मतलब जिसमें सोशियोलॉजी उसके लिए है, जो कीन ऑब्जर्वर नहीं है, जिसको एक फिक्स्ड सिलेबस चाहिए, उसके लिए ये सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा मुश्किल होगा। हिस्ट्री मतलब वो है ना, कैसे बदनाम ऑप्शनल में से एक है कि भाई बहुत लेंदी है और मार्क्स नहीं। पर एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ऑप्शनल हिस्ट्री उन लोगों के लिए खास करके चूज़ करना चाहिए जिनको इंटरेस्ट है हिस्ट्री के अंदर। इरिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन हिस्ट्री यू विल स्कोर फेनोमिनल मार्क्स। हूँ सर, ये जो भूगोल यानी ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, कुछ कहते हैं बहुत लेंदी है, कुछ कहते हैं जीएस के साथ ओवरलैप करता है, कुछ कहते हैं इसमें अब पहले जैसा मज़ा नहीं है, XYZ जितने मुंह है उतनी बातें सुनने को मिलती है। तो आप कुछ बताइए ये क्या है? क्या सिलेबस वाकई में बहुत बड़ा है? कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल क्लियर रहिएगा दिमाग में, सिलेबस बहुत बड़ा है और इसलिए बड़ा है बिकॉज इट हैज़ ग्रेट ओवरलैप विद लॉट ऑफ थिंग्स। हमारे टीचर से सुनेंगे कि उनके अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट की क्या विशेषताएं हैं, क्या मेहनत मांगता है, किस टाइप के स्टूडेंट्स को ये ज़्यादा ठीक रहेगा एंड सो फॉर्थ। जी नमस्कार मित्रों, तो आज ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेक्शन और उसकी प्रिपरेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे टीम अनअकैडमी के ऑप्शनल टीचर्स के साथ। चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, सोशियोलॉजी हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, एग्रीकल्चर हो, हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी, और भी बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। अब कुल मिलाकर जब आप देखते हैं कि यूपीएससी किस टाइप के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऑफर कर रहा है, सम ऑफ देम आर ग्रेजुएशन रिलेटेड, जैसे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग के बहुत सारे सब्जेक्ट्स, मेडिकल साइंस वगैरह। कुछ होते हैं ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह। आगे और बढ़े तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी वगैरह। एंड लास्टली देयर आर सम लिटरेचर रिलेटेड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अब इन सब में से जब आपको सिलेक्ट करना होता है तो हम हमारे टीचर से सुनेंगे कि उनके अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट की क्या विशेषताएं हैं, क्या मेहनत मांगता है, किस टाइप के स्टूडेंट्स को ये ज़्यादा ठीक रहेगा एंड सो फॉर्थ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट। हिमा बिंदु मैम हमारे साथ हैं। एंथ्रोपोलॉजी में यू आर द ऑथोरिटी फिगर। सो मैम, व्हाट इज़ दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट और ये किस टाइप के स्टूडेंट्स को ज़्यादा ठीक रहेगा? Sir, anthropology is a study about human beings. So the subject deals with everything about human beings, like human society, a little bit of biology, economy, political science, everything which deals with humans, past, present, and future. That is anthropology. Interestingly, it is a combination of both science and humanities. And obviously, because we study about our own selves here, because we study about the human beings, one of the plus point about this subject is the subject is very interesting, also scoring. Okay, and very high number of repeated questions are coming, and the subject is having a very clear defined syllabus. The syllabus is not vague. Like there is no one such sentence like chemical reaction where everything in the world will come under that. The syllabus is clearly defined, short syllabus, and interesting. And when it comes to who can choose anthropology, the student of any background can choose anthropology. It is a combination of all the subjects. There is an impression that it is relatively more suitable for biology students, but surprisingly, all the rankers, especially all the top 10 rankers from anthropology,
or non biology students, particularly engineering graduates. So we can confidently say that any student of any educational background can choose anthropology optional, sir. यस मैम, थैंक यू वेरी मच। एंड एंथ्रोपोलॉजी में मित्रों हम बात करें सक्सेस रेट या सिलेक्शंस की, सो मैनी टॉपर्स यू विल फाइंड हिमा बिंदु मैम से आप पढ़े हैं, और मैम का क्रिस्प कंडेंस स्टडी मटेरियल लेक्चर्स पूरी सीरीज़ चलती है। खैर हम उनसे एंथ्रोपोलॉजी के बारे में और भी जानने की इस प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप भी अब यूपीएससी का एग्ज़ाम 2026, 27, 28 में देने वाले हैं, तो अब इस यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी मत करो, यहाँ वहाँ समय मत गवाओ। अब जुड़ो तुम इंडिया के सबसे बेस्ट एजुकेटर्स के साथ, सबसे अनुभवी टीम के साथ, जिन्होंने इस पूरे ऑनलाइन सिस्टम को सबसे पहले शुरू किया था। जुड़ो ऐसी टीम के साथ जिनको एक एक चीज़ के बारे में पता है कि एग्ज़ाम मांगता क्या है। मत समय गवाओ, और अब सबसे बेहतर समय है, और अभी ही समय है। और मित्रों ये पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी जिसमें लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट रेजोल्यूशन, नोट्स, पावर पॉइंट, सब कुछ आपको मिले केवल 19,999 एंड अप टू 12 मंथ्स एक्सटेंशन। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अपने कलीग सौरभ पांडे सर से अब रिक्वेस्ट करूं, सर ये जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मान लीजिए किसी ने बीएससी एग्रीकल्चर नहीं किया है, तो क्या ये भी ले सकता है, और इसकी सक्सेस रेट क्या है और कैसा ये सब्जेक्ट है? एग्रीकल्चर का देखिए सर, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर कोई एग्रीकल्चर ऑप्शनल लेता है और अगर उसका साइंस बैकग्राउंड है, तो सेम ऑप्शन से वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी मेंस दे सकता है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप यूपीएससी के लिए ऑप्शनल तैयार करते हो, तो एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी एक ऑप्शन आपका ऑप्शनल तैयार हो जाता है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। दूसरी चीज़, जब भी हम ऑप्शनल की बात करते हैं, तो अगर आप अपने स्कोर को देखना चाहते हैं कि ठीक है मेरा स्कोर कितना आ सकता है, तो जो साइंस बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं इनमें डायनेमिज्म जो है ये ज़्यादा होता नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर आपसे किसी ने पूछा कि यू हैव टू राइट अबाउट हेट्रोसिस, तो उसका एक मीनिंग है और वो फिक्स है। तो जो भी एग्जामिनर होगा उसका इतना डिस्क्रिशन नहीं होता कि वो किसी को कम दे दे या किसी को ज़्यादा दे दे। तो यहाँ पे क्या है कि एग्रीकल्चर के अंदर अगर सिलेबस में मौजूद हर एक वर्ड पर अगर आपने एक एक डेढ़ दो पेज के नोट्स बना रखे हैं, जैसे अगर मेरी क्लास के लगभग 450 पेजेस के नोट्स हैं, उनको अगर आप पढ़ के जाते हैं, उनको रट कर जाते हैं, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मतलब अगर आप एवरेज भी पढ़ के जाएंगे तो लगभग आप 250 260 मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। और पेपर 1 अगर देखो, जो जीएस मतलब एग्रीकल्चर का जो पेपर 1 है, वो तो पूरे तरीके से ज्योग्राफी के एक मॉड्यूल के बराबर है। उसमें जैसे आपको इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, इरिगेशन के कुछ एस्पेक्ट है, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। कुछ इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट है, वो पेपर 2 में पढ़ना है। और थोड़ी बहुत जो बायोलॉजी की के पार्ट जरूर है उसमें, जिसका एक मिथ टाइप क्रिएट किया गया है। लेकिन हाँ, उसको अगर आप जो भी टॉपिक्स मेंशन है उनके एक एक डेढ़ पेज के नोट्स अगर आप तैयार करके जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे सिंपल सी चीज़ पूछी जाए कि आपको जो सेल ऑर्गेनल्स के बारे में लिखना है, तो आपको कोई डॉक्टर नहीं बनना है, आपको सेल ऑर्गेनल्स के एक डेढ़ पेज के नोट्स जो आपने प्रिपेयर किए उसको लिख कर आ जाना है। माइटोकॉन्ड्रिया से पूछा है तो आपको थोड़ा बहुत लिख के आ जाना है। तो वहाँ पे आप स्कोर कर सकते हैं। तो एक अगर बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलें, इररिस्पेक्टिव आपका क्या बैकग्राउंड है, आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप कोई भी ऑप्शनल लें, लेकिन एग्रीकल्चर का एक सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि एक के साथ दूसरा, मतलब आईएएस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें तो मेंस देंगे ही, सेम तैयारी में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब वहाँ भी आप वही सेम पढ़ के आप जो है अपना मेंस में अच्छा कर सकते हैं। और मैक्सिमम आईओएफएस के जो सिलेक्शन है वो एग्रीकल्चर से ही जो है वो होते हैं। थैंक यू सौरभ सर। अब ऐसा जो अब तक हमने सुना, तो एक तो हमारे में डिलेमा ये होगी कि साइंस में एंथ्रोपोलॉजी इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड एंड एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड, इन दोनों के बीच फिर और क्या हो सकता है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा और परिचय ले लेते हैं बाकी सब्जेक्ट का। मैं स्वागत करूंगा अतुल जैन साहब का। सर सोशियोलॉजी ये विषय कैसा है, और फिर तो पीएसआईआर के मुकाबले ये कैसा है? अब पीएसआईआर के मुकाबले तो मैं नहीं बताऊंगा, वो आई थिंक अरविंद ज़्यादा बेटर बताएंगे। लेकिन सोशियोलॉजी जो विषय है, ये आई थिंक इन जनरल आपकी जो पूरी यूपीएससी की तैयारी होती है उसमें आपको देखने का एक नया नज़रिया देता है। जो एक सोशल इश्यूज़ है उनके साथ ओवरलैप है, लेकिन तब भी मैं उस ओवरलैप को कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मानता, क्योंकि सोशल इश्यूज़ यूपीएससी में उतने मुश्किल होते नहीं हैं। लेकिन अगर आप सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ते हैं, तो कोई भी टॉपिक अगर आप यूपीएससी से जुड़ा हुआ ले रहे हैं, चाहे वो इंडियन पॉलिटी का हो या फिर इंडियन इकोनॉमी का भी हो, तो आप उसको पूरी सोसाइटी एक ऑर्गन के तौर पर कैसे बिहेव कर रही है
उसको आप समझते हैं। तो ये क्या है, एक पूरा 180 डिग्री डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिलता है, जो आम तौर पे लोगों को नहीं मिलता। तो अगर आप ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू एक्स्ट्रा लेकर जाएंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेंस में आप जीएस 1 2 3 4 सभी पेपर्स में आप ये मानकर चल सकते हैं कि आपको कुछ मार्क्स तो एक्स्ट्रा मिलेंगे। सोशियोलॉजी में एक और दो और मेरिट्स हैं। पहली मेरिट ये है कि सिलेबस रिलेटिवली छोटा है, इट्स अ वेरी स्मॉल सिलेबस। टेक्निकल पार्ट कम है। बेसिकली अगर आप देखें तो आधा सिलेबस जो है वो थिंकर्स है। थिंकर्स कहने के लिए एक चैप्टर है। देर आर 6 थिंकर्स इन सोशियोलॉजी यूपीएससी करिकुलम, लेकिन अगर आप वो 6 थिंकर्स कर लेते हैं तो आपका आधा करिकुलम हो गया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने डरकाइम पढ़ लिया, आपने वेबर पढ़ लिया, आपने मार्क्स पढ़ लिया, आपने ये 3 थिंकर्स पढ़ लिए। उसके बाद आप आए फैमिली पर। फैमिली एक चैप्टर है, तो आपको क्या करना है, वेबर ने फैमिली के बारे में क्या बोला, डरकाइम ने क्या बोला, मार्क्स ने क्या बोला। बेसिकली ये 3 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, मेजरली ये तीनों आपने अगर ये बेसिक थिंकर समझ लिए तो वो एक टेम्पलेट है। उस टेम्पलेट को आप बार 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 अपने चैप्टर्स पे लगा सकते हैं। और अगर आपको, इसीलिए आप देखेंगे जब मैं पढ़ाता भी हूँ उसको, तो आधा टाइम जो होता है पेपर 1 का वो मैं थिंकर्स में देता हूँ, जबकि वो कहने के लिए एक चैप्टर है। क्योंकि अगर आपको थिंकर समझ में आ गया तो फिर बाकी सारा पेपर 1 जो है वो बहुत आसान है। पेपर 2 जो है, पेपर 2 बेसिकली भारतीय समाज की समझ है। इंडियन सोसाइटी जो है उसमें जैसे कास्ट किस तरह से काम करती है, किस तरह से बदल रही है, बहुत कंटेम्प्रेरी भी है। जैसे आपको ये भी समझ में आता है कि जाति जिस तरह की 50 साल पहले होती थी, आज क्या वैसी ही है, खत्म हो गई है या उससे अलग हो गई है। अगर वो अलग हो रही है तो उसका नया फॉर्मेट क्या है। तो इट्स अ वेरी कंटेम्प्रेरी ऑप्शनल, जिसमें अब सूटेबल कौन है, मैं ये मानूंगा कि जो व्यक्ति नए कॉन्सेप्ट्स को सीख कर उनको अप्लाई करने का जज्बा रखता है, मतलब जिसमें ये एक चीज़ है कि मैं एक नई चीज़ सीख कर उसको अपने आसपास ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, जो कीन ऑब्जर्वर है। सोशियोलॉजी उसके लिए है। जो कीन ऑब्जर्वर नहीं है, जिसको एक फिक्स्ड सिलेबस चाहिए, उसके लिए ये सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा मुश्किल होगा। थैंक यू अतुल सर, आपने बताया सोशियोलॉजी की खासियतों के बारे में। अब बाकी बचते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी। उसके अलावा और भी ऑप्शनल है जिस पर मैं खुद अपने अवलोकन के बारे में आपको बताऊंगा। चंद्रमौली चौधरी सर को मैं स्वागत करता हूं। सर, ये जो भूगोल यानी ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, कुछ कहते हैं बहुत लेंदी है, कुछ कहते हैं जीएस के साथ ओवरलैप करता है, कुछ कहते हैं इसमें अब पहले जैसा मज़ा नहीं है, XYZ, जितने मुँह हैं उतनी बातें सुनने को मिलती है। तो आप कुछ बताइए ये क्या है? बिल्कुल सर। अब ज्योग्राफी का अगर 3 स्ट्रक्चर्ड वे में बात करें तो पहला स्ट्रक्चर उसका है कि क्या सिलेबस वाकई में बहुत बड़ा है। कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल क्लियर रहिएगा दिमाग में, सिलेबस बहुत बड़ा है। और ये बोलने का ये तात्पर्य नहीं कि आप डर जाएं और अभी इस वीडियो को ना देखें, पहले और भी सुन लीजिए। बड़ा है और इसलिए बड़ा है बिकॉज इट हैज़ ग्रेट ओवरलैप विद लॉट ऑफ थिंग्स। हाँ, ओवरलैप की बाकी बातें चल रही थी, बट आई विल प्रूव लॉट ऑफ थिंग्स। नंबर 1, जीएस पेपर 1 आप देख लीजिएगा, ज्योग्राफी पूरा है, मतलब हिस्ट्री भी है, सोसाइटी भी है, पेपर 1 में ज्योग्राफी भी है। तो जो ऑप्शनल पढ़ रखा है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पेपर 3 में चलते हैं। यू हैव एनवायरनमेंट, यू हैव डिजास्टर मैनेजमेंट, पूरा इधर आपका क्लियर है। ज्योग्राफी ऑप्शनल जो लिया उसको एनवायरनमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट को पढ़ना ही पढ़ना है। और जो ज्योग्राफी ऑप्शनल कर लेता है उसको एनवायरनमेंट अलग से ना स्पीशीज़ देखनी है ना डिजास्टर मैनेजमेंट की कोई गाइडलाइंस देखनी है, वो पहले भी पढ़ ही लेगा। हाँ, और ऐसे जो कई लोग लिखते हैं और कई लोगों को दिक्कत होती है कि पता नहीं स्ट्रक्चर कैसे बना है। ज्योग्राफी टेक्स यू थ्रू पॉलिटिक्स ऑल्सो। आपको पूरा रीजनलाइजेशन में भी लेकर चलेंगे कि 2000 में क्या हुआ, कैसे स्टेट्स आपके बटे, ये सब उसमें आएगा। तो ये ज्योग्राफी बोलने से ऐसा है कि बस ये नहीं कि भूगोल बस पढ़ लिया कि ये धरती ऐसे बनी वैसे बनी। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड कि आप भी इस धरती के ऊपर बहुत कुछ किए हो और वो भी उसी ज्योग्राफी का पार्ट है। तो एवरीथिंग अराउंड मैन एंड योर अर्थ इज टू बी टॉट देयर एंड इज टू बी स्टडीड। खैर, ये एक बात ही, सिलेबस बहुत बड़ा है। दूसरा है कि यहाँ क्या आजकल थोड़ा सा लोगों को मुश्किल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। इट्स डायनेमिक, और डायनेमिक इसलिए कि रिसर्च इसमें आज बहुत होती है। तो रिसर्च होती है, नए नए क्वेश्चंस आते हैं, कई बार लोग घबरा जाते हैं, बट आई हैव ऑफन सीन कि जिस भी साल नए क्वेश्चन आते हैं उस साल मार्किंग्स भी ऐसे होती हैं कि आप कहीं ना कहीं एवरेज आ जाए, बहुत खराब नहीं करते ये लोग। थर्ड, कि कौन ले सकता है और क्या एक्यूमेन आपका होना चाहिए। तो जो लोग अगर अच्छा फ्लो डायग्राम बना सकते हैं, मैप अच्छा बना सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंटर्स बना सकते हैं, आई थिंक इट विल सूट यू। और अगर आप इंजीनियरिंग, थोड़ा भी एक्यूमेन इंजीनियरिंग की तरफ रहा है आपका, तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होती समझने में, क्योंकि यहाँ पे एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहती है। जो होना है वो होना ही। अब साइक्लोन बनता है तो उसका पूरा एकदम प्रोसेस है, वो बनेगा ही बनेगा वैसे। तो जहाँ पे भी आपको लगता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, मैं चीज़ों को इमेज के हिसाब से पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ, उसको बना सकता हूँ, आई थिंक आपको सूट करेगा।
हाँ, पर अब ओवरऑल रिजल्ट्स में आजकल आप देख रहे हैं तो ये भी सवाल उठता है कि सर नंबर गायब हो रहे हैं धीरे-धीरे। एग्ज़ैक्टली। आप यूपीएससी का अगर इतिहास 1960 से निकाल कर भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि हर ऑप्शनल के फेजेस आते हैं एंड ज्योग्राफी इस समय उस फेज से गुजर रहा है जहाँ पे अब ये और उभरना चालू करेगा। पिछले 2 साल से धीरे-धीरे उभर रहा है। आई थिंक अनदर फ्यू इयर्स इट इज़ गोइंग टू अगेन टेक दैट लीप। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो सर ने जो बताया कि इन फ्यूचर इट विल अगेन टेक द लीड, लेकिन आपको बहुत सारी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब ऐसा ही एक और अलेजेडली लंबा बहुत सिलेबस है, बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, ये जो हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके बारे में मैं रिक्वेस्ट करूँ प्रतीक नायक सर को। सर ये किसके लिए ठीक रहेगा? सर मतलब हिस्ट्री मतलब वो है ना कैसे बदनाम ऑप्शनल में से एक है कि भाई बहुत लेंदी है और मार्क्स नहीं। पर एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ओवरलैप के बारे में तो बहुत सारे हमारे जो फेलो टीचर्स हैं सब ने कहा है कि हर एक सब्जेक्ट का, और इनफैक्ट हिस्ट्री में भी है, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट पार्ट। मैं ये कहूँगा कि ऑप्शनल हिस्ट्री उन लोगों के लिए खास करके चूज़ करना चाहिए जिनको इंटरेस्ट है हिस्ट्री के अंदर, irrespective of your background. If you have interest in history, you'll score phenomenal marks. और वो चाहे साइंस बैकग्राउंड का हो, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के कैंडिडेट हुए, इंजीनियर्स हो गए हो, किसी ने बीए दूसरे सब्जेक्ट के साथ किया था पर हिस्ट्री ऑप्शनल लिया हुआ है, वैसे कैंडिडेट्स भी सर सिलेक्शन हो रहे। और एक ही चीज़ है कि उनकी लगन थी सब्जेक्ट को लेके, इंटरेस्ट था। लेंदी लोगों को लग रहा है लेंदी है, पर इट इज़ ऑल इंटरकनेक्टेड। जैसे अतुल सर ने कहा कि सब सोसाइटी के कंटेक्स्ट में तो मार्क्स हम यहाँ पे भी पढ़ते हैं सोशोलॉजी के अंदर, पर उसमें हिस्टोरिकल डायमेंशन थोड़ा अलग आ जाता है क्योंकि यहाँ हमारे मार्क्स क्रांति वाले मार्क्स है। खैर आपके सब्जेक्ट के अंदर भी क्रांति तो लाएंगे ही, और पॉल साइंस में भी कार्ल मार्क्स लेके आते ही है। पर मुद्दे की बात सर यही है कि एक तो इंटरेस्ट है, इंटरकनेक्शन अगर आप एस्टेब्लिश करते हो तो ऑलमोस्ट जीएस के बाकी सारे सब्जेक्ट्स, ऐसे के अंदर आप देख लो, एथिक्स के अंदर देख लो, सब जगह के ऊपर हेल्प होता है। और टाइम लगता है एक बार करने के लिए, मतलब इट टेक्स इट्स ओन टाइम। यूपीएससी नॉर्मली कहता है कि वो ऑनर्स लेवल का सिलेबस को या पेपर को डिज़ाइन करता है, बट अगर आप एमए लेवल के क्वेश्चंस देखोगे तो उसके ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस आजकल यूपीएससी निकाल रहा है हर एक ऑप्शनल के अंदर। तो कहने के लिए बीए ऑनर्स है, बट इट इज़ बियॉन्ड दैट। तो वी हैव टू एज अ टीचर वी कैन नॉट शो देम काइंड ऑफ अ ग्लोरीफाइड पिक्चर कि भाई सब बढ़िया है। आपका ऑप्शनल ही आपको सिलेक्ट करवाएगा। इट इवेंचुअली आप जीएस में यू वोंट बी एबल टू स्कोर मोर देन 45%, मतलब 1000 में से 450 460, पर ये एक ऑप्शनल होगा जहां आप 60% के ऊपर जा पाओगे। आउट ऑफ 500 यू विल बी एबल टू स्कोर 300 प्लस। तो उसी के कंटेक्स्ट में ऑप्शनल ही है। तो हिस्ट्री में भी आते हैं सर, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी उसी तरह से स्कोर होता है। जी सर, तो हिस्ट्री में आपने बताया कि मेहनत तो ये मांगता है क्योंकि थोड़ा वास्ट सिलेबस है ना। Hima ma'am, you are the senior most educator among us all. You have seen more cycles than any of us. So my question is, sir was talking about the phases. हर सब्जेक्ट के फेज आते हैं. आई रिमेंबर वंस अपॉन अ टाइम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूज टू हैव लॉट ऑफ ग्लोरी जस्ट लाइक पॉलिटिकल साइंस टुडे, एंड देयर वर सम टीचर्स. एंड सो हाउ डू यू सी दिस एंटायर फिनोमेना? Sir, phases are there. When I started teaching somewhere in 2011, public administration was there. Used to be two optionals, and everybody used to take public administration. And they used to think what is the second optional. And after that, when the pattern changed, when it became a single paper, then political science became very popular. And political science and public administration are very similar. So, because people were choosing political science, the number of students from public administration decreased. Then, after that, again, public administration increased. Sometimes geography, sometimes there used to be a glory phase for psychology. Every student used to get ranks from psychology. There are phases, sir, but I believe like a student who writes, there is a question, you have to write the answer. And the people who evaluate are not taking any grudge on us. So if we write the correct answer in a proper way, definitely we will get the marks. Like when psychology has seen glory, maybe there are more selections from psychology, but selections happened from all other optionals also. So like moreover, this phases is also a kind of over glorified by particular faculty
or particular coaching centers. Even the students should not fall in that trap. So we should have some interest on that subject, and we should get some proper material, a proper person to guide. And this material and guide are also not kind of compulsory. There are many people who do the self preparation. What I say is, it took me 6 years to get command on complete syllabus of anthropology. Okay, today's generation is much sharper than me, because we are old generation now. The education standards are increasing, so at least 3 years it will take. But with proper guidance, coaching and material, you can do it in 6 months or 5 months. So that is the whole purpose of coaching. But at the same time, the students should take the support of coaching, but they should not fall into the trap of this rumors created by the coaching centers. If we prepare well and write the exam well, definitely like they can score good marks in any optional. There is no wonder optional, and there is no optional which कंप्लीटली खराब ऑप्शनल है, कोई नहीं चुनना चाहिए, ऐसा भी नहीं है. दैट इज माय ओपिनियन. Yes, ma'am. So rightly said, the myths or success rates spread by coaching institutes, one has to think beyond that. तो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप भी अब यूपीएससी का एग्ज़ाम 2026, 27, 28 में देने वाले हैं, तो अब इस यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी मत करो, यहाँ वहाँ समय मत गवाओ. अब जुड़ो तुम इंडिया के सबसे बेस्ट एजुकेटर्स के साथ, सबसे अनुभवी टीम के साथ, जिन्होंने इस पूरे ऑनलाइन सिस्टम को सबसे पहले शुरू किया था. जुड़ो ऐसी टीम के साथ जिनको एक एक चीज़ के बारे में पता है कि एग्ज़ाम मांगता क्या है. मत समय गवाओ, और अब सबसे बेहतर समय है, और अभी ही समय है. और मित्रों, ये पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी जिसमें लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट रेजोल्यूशन, नोट्स, पावर पॉइंट, सब कुछ आपको मिले केवल 19,999 एंड अप टू 12 मंथ्स एक्सटेंशन. बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसी के कंटिन्यूएशन में मैं अतुल जैन साहब से पूछना चाहूँ. सर, जब हिंदी माध्यम के छात्र सोचते हैं तो फिर एंथ्रोपोलॉजी, एग्रीकल्चर या मैथ्स वगैरह में थोड़ा मटेरियल, क्योंकि हिंदी में आसानी से अवेलेबल नहीं, तो हम इस तरफ जाते तो PSIR है, सोशियोलॉजी है. एक ज़माने में पाली, मैथिली, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी और अभी हिंदी साहित्य, ये सभी कुछ चलते रहते हैं. इनमें से भी कुछ सब्जेक्ट का दौर रहा है, उनके सेलिब्रिटी टीचर्स ने वो दौर कायम रखा. फिर तो ये फेजेस आपने भी देखे हैं, तो आप हाउ डू यू सी ऑल दिस? देखिए, फेजेस में क्या होता है कि ऑब्वियसली आई थिंक यूपीएससी की तैयारी में ऑप्शनल में जो मैम ने कहा था, मैं उसमें एक चीज़ बस ये है कि तैयारी करते हुए अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो एक बार को आप जीएस में फिर भी कोशिश कर सकते हैं सेल्फ स्टडी का. कम से कम ऑप्शनल में यू नीड टू हैव समबडी जो आपके आंसर चेक कर पाए. आप भले ही खुद से पढ़ लें, मैं ये मान सकता हूँ. जैसे मैं आपको अपने सब्जेक्ट का बताता हूँ सर, सोशियोलॉजी में क्या प्रॉब्लम होता है, जो मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों के साथ देखता हूँ, वो सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि व्हाई इंडियन सिटीज़ आर बिकमिंग मोर एंड मोर अनसेफ फॉर वुमेन. इमेजिन, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पे हर कोई लिख सकता है क्योंकि ये जीएस का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका सोशियोलॉजी के पेपर 2 में भी आ सकता है. लेकिन अगर आप एक जीएस वाला आंसर इस क्वेश्चन का सोशियोलॉजी के पेपर 2 में लिख कर आ जाओगे तो आपको 10 में से 2.5 नंबर मिलने वाला है. आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छा लिख कर आए हो. आप लिख कर आए हो कि हमारे को सीसीटीवी लगाना चाहिए, पुलिसिंग इंक्रीज करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए. लेकिन जब तक आप उसमें सोशल कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट नहीं डालोगे कि अर्बन स्पेसेस में अगर औरतें ज़्यादा निकल रही हैं तो इससे जो आपकी पितृसत्ता है, जो पेट्रियार्कल कंट्रोल है ऑफ पब्लिक स्पेसेस, वो चैलेंज हो रहा है. जब तक आप ये कॉन्सेप्ट नहीं डालोगे, जब तक आप जो एक बहुत ही कंटेम्प्रेरी कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ाता हूँ, ये वाई लॉइटर का जो कॉन्सेप्ट है, जब तक आप ये नहीं डालेंगे तो आपको सोशियोलॉजी में नंबर नहीं मिलने वाले. तो प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चे जो खुद से पढ़ते हैं वो जीएफ टाइप का आंसर लिखते रहते हैं, उनको लगता है बहुत अच्छी तैयारी करी. फेजेस जो होते हैं, फेजेस काफ़ी हद तक इस पर डिपेंड करते हैं कि आई थिंक सम टीचर्स हैव कम, कुछ अध्यापक आए, कुछ शिक्षक आए जो ऑब्वियसली बहुत अच्छे थे, हैं आज भी, और उनके ज़रिए एक विषय फेमस हुआ. कुछ ऐसा हुआ कि संयोग ऐसा बना कि बहुत सारे बच्चे उनके पास चले गए, बहुत अच्छे बच्चे, और उन्होंने टॉप कर दिया अचानक से, और इस तरह का सहयोग बना. इसलिए आई थिंक वैसे भी आपको इवेंचुअली एक सीट चाहिए, आपको 125 सीट नहीं चाहिए, आपको एक सीट चाहिए. जिस भी ऑप्शनल से एक भी बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है वो आपका हो सकता है. तो अगर एक का हो रहा है तो वो ठीक है. मतलब आई थिंक इस फेज़ के बारे में हमें बहुत ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए, जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग बैठ रही है. एक छोटी सी चीज़ मैं और जो अरविंद ने कही थी, मैं उसमें एक चीज़ और ऐड करता हूँ
कि ऑप्शनल में थोड़ा-सा संयम, थोड़ा-सा पेशेंस रखना होता है। क्योंकि होता क्या है कि हर ऑप्शनल में एक थ्योरेटिकल कोर होता है, जो कि थोड़ा-सा बोरिंग लग सकता है। ये होता है, जैसे आप मेरा ऑप्शनल पढ़ेंगे, तो मैं आपको उसमें पढ़ाऊँगा कि यार एक थिंकर थे, उनका नाम इमाइल डर्कheim था, उन्होंने बताया था कि जो भी होता है वो एक रीज़न से होता है, सोसाइटी हमेशा परफेक्ट होना चाहती है। आपको लगेगा बोरिंग है, रिपिटिटिव है, कितना ऑब्वियस लगता है आपको ये। लेकिन ये ऑब्वियस चीज़ जो है ये आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे जाके इसका एप्लीकेशन होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस थ्योरेटिकल कोर को ही पढ़, जैसे आप क्योंकि पबैट की बात कर रहे थे, बहुत जब 2 ऑप्शनल का फेज था तो मेरा भी एक पबैट था। तो पबैट में क्या होता है, आप जब पढ़ते हो कि फेओल पढ़ते हो या टेलर पढ़ते हो कि फैक्ट्री में एफिशिएंसी बढ़ जाएगी अगर आप मज़दूरों के साथ अच्छा आचरण करो। यही एक लाइन की थ्योरी है, यही 5 लोगों ने बोली है, आप ये पढ़ते हो, आपको लगता है कितना ऑब्वियस है। लेकिन उसको आपको टॉलरेट करना पड़ता है, उसको आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, तभी आप ऑप्शनल के जो फ़ोल्ड्स हैं, जो उसके ज़्यादा इंट्रिकेट फ़ोल्ड्स हैं, जो उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप वहाँ तक पहुँच पाते हो। तो जो आपका पॉइंट था कि बच्चे वहाँ तक पहुँचते ही नहीं। 20 लेक्चर देखते हैं, उनको लगता है ये तो ठीक है, कुछ और कर लेते हैं। तो ये एक पेशेंस, एक सब्र जो है वो बहुत ज़रूरी है ऑप्शनल में। यस सर। सौरभ सर, आप बता रहे थे कि जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल है काफ़ी फाइनाइट सिलेबस है, शॉर्ट सिलेबस है, हर एक टॉपिक पर हम इतना इतना याद कर लें वगैरह। अब यही बातें मतलब फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट के लिए भी कुछ एजुकेटर्स, कुछ टॉपर्स बताते हैं कि स्पेसिफिक इतनी जो भी 4-5 किताबें उसमें से इतना हमको करना है, एंड देन दैट इज़ ऑल्सो हैविंग साइंटिफिक टेम्पर। सेकेंडली, मैथ्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसमें भी लोग बताते हैं अच्छा सक्सेस रेट के हिसाब से ये है, इसमें भी इतना फाइनाइट है। तो आप उनके मुकाबले फिर कैसे देखते हैं इन सारे सब्जेक्ट को? सर देखिए, एग्रीकल्चर में जो एक जैसे ओवरऑल अगर ऑप्शनल सिलेक्शन की हम बात करते हैं, उसमें एग्रीकल्चर भी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन जो भी डिसीजन मेकिंग है वो इंडिविजुअल सेंट्रिक होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, कोई भी अगर स्टूडेंट डिसाइड करता है कि मुझे ये ऑप्शन लेना है, तो उसके माइंड में ये नहीं है होना चाहिए कि यार मुझे जो है कोई रिसर्च स्कॉलर बनना है। एक डिफाइंड सिलेबस है, डिफाइंड सिलेबस में उसे पता है कि यार ये टीचर ने मुझे पढ़ा दिया, ये मेरे नोट्स हैं, जब मेरा पेपर आएगा 10 दिन पहले या जो भी है इस टाइम पीरियड में मैं मेरे नोट्स जो है पूरे पढ़ के और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर दूंगा। अगर किसी भी ऑप्शन को लेके इतना कॉन्फिडेंस है तो आप ले लो। मैं ये कह रहा हूँ, एग्रीकल्चर में आई विल गिव दैट कॉन्फिडेंस। मेरे 450 पेज के नोट्स रहेंगे, 150 घंटे की क्लासेस हैं, 90% सिलेबस, मतलब जो 90% यूपीएससी में क्वेश्चंस आएंगे वो उन्हीं 450 पेज के नोट से आएंगे। तो आई कैन गिव दैट कॉन्फिडेंस। दूसरी चीज़ क्या है कि आप ऑप्शनल आप कोई भी ले सकते हो, वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। बट जैसा मैंने कहा कि इसमें हमें ये नहीं सोचना है कि मतलब कोई भी ऑप्शन लेके आपको हमें कोई बहुत बड़ा कोई रिसर्च स्कॉलर बनना है या कुछ और ऑब्जेक्ट। दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कॉन्फिडेंस आता कैसे है। कॉन्फिडेंस आता है कि अगर मैं 4 साल पहले के पेपर या 5 साल पहले के पेपर देखूं और मैं प्रिडिक्ट कर सकूं कि यार 2025 के मेंस में भी यही पेपर आएगा। इससे बियॉन्ड, मतलब इससे आसपास ही क्वेश्चंस होंगे, इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। आई कैन से दिस थिंग कि आप 10 साल के एग्रीकल्चर ऑप्शनल के क्वेश्चन निकाल कर चले जाओ, 80% क्वेश्चन उन्हीं 10 साल के पेपर से होंगे। आई कैन से दिस थिंग। ये ऐसी चीज़ है जो कि आप खुद भी देख सकते हो। इसमें ऐसा नहीं कि आई एम सेइंग इसलिए आप बिलीव करो, ये चीज़ आप देख सकते हो। तो कोई भी ऑप्शनल एक इंडिविजुअल के सक्सेस को डिफाइन करता है, और वो डिफाइन तब करता है जब आपको ये पता हो कि यार ये मेरा सिलेबस है और ये सिलेबस को कवर करने के लिए ये मेरे नोट्स हैं। बाकी सारी चीज़ें एक बार सेलेक्ट हो जाओ तो आप पढ़ सकते हो कि दुनिया में और क्या चल रहा है और कैसा क्या चल रहा है। तो ये सर एक रैशनल वे में अप्रोच करने का तरीका एग्रीकल्चर के लिए जो है वो हो सकता है। जी सर, थैंक यू वेरी मच। तो मतलब एक तो पुराने पेपर देख के आपको उस हिसाब से अपनी मेहनत को बढ़ाते रहना है। अब मैं आपको बात करना चाहूँगा एक बर्बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में, और उससे आपको समझना है हाउ नॉट टू प्रिपेयर एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। और वो बर्बाद सब्जेक्ट का नाम है गुजराती साहित्य। बिकॉज 40 से 50 लोगों ने इस बार एग्ज़ाम दिया, एक ही टॉपर निकला और एकदम बॉटम साइड में वो है। और रिसेंट ईयर में हम पाते हैं कि ये ऐसा ही चल रहा है। इसका कारण ये है ये बर्बादी का, बिकॉज 2-3 टॉपर्स की टेलीग्राम नोट्स बस पढ़ ली, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के कुछ नोट्स देख लिए, एंड दे आर थिंकिंग कि हमने पूरा कवर कर लिया। जबकि जो सिलेबस की वास्टनेस है, गहराई है, वहाँ पर यूपीएससी में जो क्वेश्चन निकालने वाले प्रोफेसर शायद वो भी चेंज हो गए, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका थीम थोड़ा अलग है। तो एज अ रिज़ल्ट व्हाट इज़ हैपनिंग कि वो बच्चे वही घिसा पिटा लिखते हैं तो मार्क्स खींच नहीं पाते। सेकेंडली, ये जो गुजराती लिटरेचर या साहित्य के जो भी विद्यार्थी हैं
उनको थोड़ा और बाकी जीएस के सब्जेक्ट्स में भी मेहनत करनी होती है, वरना आपके इंटरव्यू कॉल नहीं आते। इंटरव्यू कॉल आते तो जीएस में इतने मार्क्स कम पड़ते हैं कि फाइनल या तो रैंक नहीं आता, रैंक या तो फिर बहुत पीछे आता है। तो जीएस और ऑप्शनल दोनों करने। सेकेंडली, कोचिंग कैटालिस्ट है, आपकी मेहनत को वो कम करने के अंदर मदद करता है, लेकिन साथ ही साथ आपको भी बहुत कुछ एफर्ट्स तो डालने पड़ते हैं खुद से। और इसी में मैं चंद्रमौली सर से आगे ये पूछना चाहूँगा, सर ये ज्योग्राफी के अंदर भी आजकल कुछ बातें चल रही थी कि थिंकर्स कुछ अलग प्रकार के, थियरीज कुछ अलग प्रकार की, तो क्या पैटर्न बदल रहा है? सर पैटर्न नहीं बदल रहा है एक्चुअली। ज्योग्राफी और ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं कि वो बहुत डायनामिक होते जा रहे हैं। तो नई नई थियरीज आ रही हैं सर, बिल्कुल आ रही हैं। जैसे कि अब एग्रीकल्चर ही ले लीजिए या अगर सोशियोलॉजी या किसी की भी बात करें, तो आजकल के जो पिछले 50-60 साल में भी जो थियरिस्ट रहे हैं जिन्होंने कुछ आइडियाज़ दिए हैं, उनको भी अब सिलेबस में कहीं न कहीं इंक्लूड किया जा रहा है। तो इसलिए कुछ एब्स्ट्रैक्ट थीम्स हो गई हैं, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स हो गए हैं जो कि इन सब्जेक्ट्स में आ जा रहे हैं। हाँ, ये चीज़ हम हर सब्जेक्ट के लिए नहीं बोलेंगे, जहाँ पे रिसर्च हो रहा है ये चल रहा है। अब जैसे डीयू में ही सर या जितने विश्वविद्यालय हैं आप देखेंगे ज्योग्राफी की एक बहुत बेहतरीन ब्रांच बनी रहती है। प्रोफेसर्स बहुत अच्छे-अच्छे हैं। किताबें बहुत अच्छी-अच्छी हैं और उन सारी किताबों में आप देखेंगे कि सब लोग साइटेशंस बहुत अच्छे-अच्छे देते हैं कि मैंने ये यूज़ किया और वो साइटेशन बहुत हाल ही में आए हुए रहते हैं और सब कुछ डायनामिक बदल है। जैसे ग्लेशियर्स के ऊपर ही अगर थियरी देखेंगे तो पिछले 25 सालों में कम से कम 4-5 ऐसे बेहतरीन नॉर्वेजियन लोगों ने दिए थियरीज़, जो शायद अब ये यूपीएससी जिनके ऊपर फोकस करने लगा है। तो ये डायनामिज़्म के कारण हो रहा है कि कुछ नई-नई चीज़ें आ रही हैं। पर ये सिर्फ़ एक मतलब एक छोटा-सा एंगल है बस, एक मतलब पूरे पेपर में अगर एक एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन हम लोग को दिखता है तो कई बार स्टूडेंट्स को लगने लगता है कि सर ये बहुत अलग आ गया है और हम तो कर ही नहीं सकते हैं, तो वो कई बार घबरा जाते हैं। उससे बेहतर ये है कि अगर वो एक क्वेश्चन ऐसा आप में आया है तो कोई बात नहीं, शायद आपका लक उस साल ऐसा रहा होगा, पर नॉर्मली अगर आप देखें तो बारह जो बाकी क्वेश्चंस थे वो किए जा सकते थे और ये हमेशा रहता है, ये नॉर्मल वो मेंटेन करके ही रखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आपको सारे एब्स्ट्रैक्ट दे देंगे और बाकी मुश्किल वाले या बाकी आसान होंगे और सारे आपको यहीं पे मुश्किल मिलने वाले हैं, ऐसा नहीं होगा। तो डायनामिज़्म है इसलिए ये ऐसा हो रहा है और इसका कोई तात्पर्य नहीं दिख रहा और। यस सर। प्रतीक सर, इसी के कंटिन्यूएशन में क्या हिस्ट्री इतना स्टैटिक है कि उसमें कुछ बदलाव नहीं आया या प्रश्न अब बदल रहे हैं थोड़े? नहीं सर, पैटर्न तो बहुत बदली है। इनफैक्ट आप देखिए हिस्ट्री में, मतलब जैसे अतुल सर भी बता रहे थे कि सोशियोलॉजी में थिंकर्स पॉइंट ऑफ से लिखना पड़ता है, हिस्ट्री में वही आती है हिस्टोग्राफी। मतलब एक ही टॉपिक है, से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, तो पहले ये चलता था कि वही औरंगज़ेब की रिलीजियस पॉलिसी के कारण डिक्लाइन हो गया या राजपूत पॉलिसी के कारण डिक्लाइन हो गया, रीजनल स्टेट्स का फॉर्मेशन। अब आजकल उसमें हिस्टोग्राफी है, चेतन सिंह का रिसर्च कुछ और कहेगा, मुजफ्फर आलम कुछ और कहेंगे, सतीश चंद्र साहब ने अपनी जो हाइपोथेसिस दी हुई है, जगन्नाथ सरकार कह रहे हैं। तो उस पैटर्न से अब आपको थिंकिंग करना पड़ता है। तो जो नॉर्मली हम लोग ये सोच रहे थे कि भाई ये 4 रीजन्स के कारण हम लोग डिक्लाइन ऑफ मुगल्स कर दिया है, वो अब नहीं चलेगा, पहली बात। और ओपिनियंस ही पूछ रहा है, आपको पूछता है कि हाउ फार डू यू एग्री that Gandhi made a mistake by championing the cause of Khilafat, because 1920 में एक मूवमेंट हुआ था खिलाफत मूवमेंट, इट अंडरमाइंड द कॉज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। अब ये जो लाइन है बाबा साहेब आम्बेडकर ने ऑन द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के ऊपर जो बुक लिखी थी, वहाँ से उठा के यूपीएससी ने पूछा है। अब दिस वॉज नेवर एक्सपेक्टेड 15-20 ईयर्स, या आप 2013 के पैटर्न के पहले क्वेश्चंस देखोगे तो नहीं आ रहा था। तो नई रिसर्च के ऊपर से आ रहा है, नई बुक्स जो लिखी जा रही है, नए ओपिनियंस हो रहे हैं हिस्ट्री के अंदर, तो उसमें अपडेटेड तो सर रहना पड़ेगा। वो दैट इज़ द क्रक्स। और वो मतलब जीएस में जैसे हम लोग अपडेट कर रहे हैं ना, सेम वही चीज़ ऑप्शनल में भी हो रही है सर। 100% इसमें अपडेशन तो है सर एवरीवेयर। In continuation of that question, ma'am, in public administration, I'm saying both for the optional as well as for the UGC NET. Now they are asking many new thinkers which are not even given in the books. So, is there any similar undercurrents happening in the anthropology? Yes, sir. They have given the questions, like, say, once they have given about Erwin Goffman's total institution, whereas we never have any name called Erwin Goffman in as one of the thinkers. So they do ask new questions occasionally. But what I say is, many students will start worrying about the out of syllabus questions from the very first day onwards, when they do not even cover the complete syllabus. So, what I first suggest everybody is first complete the syllabus, all the thinkers, all the previous year questions. There are two important scales for us to measure our standard of preparation. One is syllabus, and the other one is the previous year questions. Once you become 100% thorough about the syllabus and all the previous year questions and the similar questions,
how many ever new questions they will ask you, 90% of the questions will be predictable. Every time in anthropology, some questions are new, like agriculture, like our sir said, that he can give guarantee that 90% of the questions are coming from his notes. Same is the case with me. I'll also provide a notes. Around 90% questions will come from my notes. Also, I can put it in another way. If the question comes from the syllabus, it will come from my notes. Or minimum 90% of the questions will come from the notes. 10% of the questions are unpredictable. That is the reason why the average marks are around 45%, 50%. Even in the prelims, also, the cutoff is always less than 50%. So we don't have to know 100% all the questions. New questions are coming, new thinkers are coming, difficult questions are coming, but definitely 80 to 90% of the questions will be predictable and moderately difficult. From that, we should try to score around 55 to 60%. So with that, definitely, like, the student can be in a very good rank, sir. डेफिनेटली मैम। तो ये तो मैम ने बहुत गहरी बात कही कि जब 90% तो कवर हो ही रहा है और बाकी 10% इज़ लाइक everyone from Kashmir to Kanyakumari is not having idea about a random thinker. We cannot imagine or expect that they are going to answer this. Now, मित्रों, जब इतने सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, यूजुअली इन दी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट किया, उसका फीस दिया, फिर अब आपको उसमें नहीं मज़ा आ रहा है या फॉर सम रीज़न यू वांट टू स्विच टू सम अदर सब्जेक्ट, यू डोंट हैव दैट फ्रीडम। लेकिन अनअकैडमी एक प्रकार से नेटफ्लिक्स जैसा है। तो जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो भी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, आप देख सकते हैं। तो आप थोड़ा पहले फील लीजिए कि मुझे क्या जम रहा है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू शॉर्ट लिस्ट 2 to 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसके बाद उसका सिलेबस, PYQ बुक में से कुछ चैप्टर्स कुछ देखा, टीचर्स से आपने सुना, लेक्चर्स देखे, और फिर आप डिसीजन ले सकते हैं। और बीच में भी अगर आपको लग रहा है मुझे कहीं और स्विच होना है, यू कैन डू दैट। लेकिन यू हैव टू रिमेन कमिटेड ऑल्सो, क्योंकि आपको आइडियली दिसंबर तक ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्लीट कर देना चाहिए, तभी उसके आगे जो भी रिवीजन, मॉक टेस्ट, GS और बाकी सारे एफर्ट्स भी आपको डालने होते हैं। खैर, इस प्रोग्राम के कंक्लूजन तक हम पहुँचे, उससे पहले मैं लास्ट में सभी टीचर्स से उनकी आखिरी विचार जानना चाहूँगा अपने सब्जेक्ट और ऑप्शनल के बारे में। तो सोशियोलॉजी जो है आपको एक नए तरीके से सोचना सिखाएगा। सोशियोलॉजी आप सबके आसपास रोज़ हो रही है, आप बस उसको देख नहीं पा रहे हैं। ये एक ऐसा विषय है जो आपको आपका दुनिया की तरफ देखने का नज़रिया बदलेगा, आपकी न सिर्फ UPSC में बल्कि जीवन में बड़ी मदद करेगा। सोशियोलॉजी में एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह से हम इसको पढ़ाएंगे कि जो UPSC जो है वो सोशियोलॉजी के सिलेबस के साथ थोड़ा सा लेज़ी रहा है। अगर आप UPSC का सोशियोलॉजी का सिलेबस देखेंगे तो उन्होंने ऑन पेपर सिलेबस नहीं बदला है, लेकिन बहुत सारी नई चीज़ें वो पूछ रहे हैं लेकिन उन नई चीज़ों के बिना आप वैसे भी नहीं पढ़ सकते। अगर आपको पावर पढ़ना है तो आप मिशेल फूको के बिना नहीं पढ़ सकते, जबकि मिशेल फूको सिलेबस में नहीं है। तो हमारे कोर्स में हम ये इंश्योर करेंगे कि जो UPSC के पाठ्यक्रम में है और वो चीज़ें जो नहीं है लेकिन एक्चुअली उनके बिना आप पढ़ नहीं सकते, उन सबको हम इंक्लूड करें, उनको हम ऐड करें। सोशियोलॉजी में आपको बहुत मज़ा आएगा, ये तो डेफिनेट है, ये एकदम तय है, मज़ा बहुत आएगा। लेकिन हाँ, साथ में आपको उसको अप्लाई और इम्प्लीमेंट करने की स्किल जो है उस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि केवल उसको ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये थोड़ा सा समझने और अप्लाई करने वाला सब्जेक्ट है। जी सर, हिस्ट्री के बारे में मतलब एक चीज़ एक लाइन के अंदर ही कंक्लूड करना चाहूँगा। व्हाट नॉट टू स्टडी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट रेदर देन व्हाट टू स्टडी। और हिस्ट्री एक ऐसा ऑप्शनल है जिसके अंदर सब लोग व्हाट नॉट टू स्टडी वाले पोर्शन में बहुत चले जाते हैं। तो उसको हटा के व्हाट टू स्टडी है वहाँ पे हम लोग रहेंगे सिलेबस के कोर पॉइंट्स के ऊपर, मतलब, और PYQs। ऑलमोस्ट मैं 3 साल से अधिक समय से ये प्लेटफॉर्म के ऊपर ही ऑप्शनल करवा रहा हूँ, और उसमें हमने पिछले 30 साल के PYQs और सिलेबस ओरिएंटेड ही हमने कवरेज दिया है। उसमें लाइव आंसर राइटिंग भी होती रही है। तो एक बार आप अपना मन बना लीजिए कि कौन से ऑप्शनल, और सर ने जैसे कहा कि 1-2 ऑप्शनल के क्लासेस ज़रूर से देखिए। आप टीचर्स के साथ फ्रीक्वेंसी आपकी मैच हो रही है, सब्जेक्ट के साथ फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, एंड देन यू हॉप ऑन टू दैट सब्जेक्ट, एंड देन उसके बाद वो कमिटमेंट वाला फेज़ है। मतलब ये एक बार फिर वो शादी हो गई तो फिर वो है ना कि उसको पकड़ के रखना है, वैसी कहानी हो जाएगी सर। ऑप्शनल भी वैसे ही चलेगा, हाँ, कंटिन्यूसली। Sir, students ask me, how is anthropology optional? How good is it? Then I frequently say, you're asking a wrong person. Okay, because I love the subject.
I'm living in anthropology. So obviously, I will say it is a great optional. So, what best I suggest you is take some parameters. That is, what is the course duration, or how scoring is it? What is the highest score in that subject? What is the average score in that subject? How many toppers are coming in that subject? Check the syllabus thoroughly. Go through some previous year questions. Are they in general doable for you? Can you relate the previous year questions with the syllabus? Are they totally vague or directly coming from the syllabus? So make such observations instead of just going by some rankers' opinions or something. And what I suggest is, because an academy provides you an opportunity of attending and tasting all the optionals, at least make a short list of 2 3 optionals, whatever you like, and minimum attend the first class of all those 2 3 optionals, so that you will understand what is good for you, because every student is different. Okay, so this is what I believe. थैंक यू मैम। सौरभ सर। Thank you. जहाँ तक एग्रीकल्चर ऑप्शनल की बात है तो लाइक हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एग्रीकल्चर ऑप्शनल में सिविल सर्विस का तो है ही आईएएस, साथ में आपको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी जनरेट हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। दूसरा, सिलेबस इसका डिफाइंड है, और जो टॉपिक्स है ना उसका आपको कितने डेप्थ पे जाना है। टॉपिक का डेप्थ का मतलब हो गया कि अगर जैसे कोई भी एक टॉपिक है उसमें हमें जैसे सेल ऑर्गेनल्स ही अगर आपको पढ़ना है, तो उसमें ऐसा नहीं कि आपको डॉक्टर बनना है। आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका एक पेज का नोट्स बना लेना है, या इरिगेशन से रिलेटेड कोई टॉपिक है उसके टाइप्स पूछ लिए हैं तो उसके नोट्स बना लेना है। उसमें आपको जो थोड़ा बहुत तो PYQs में एरियाज़ में प्रश्न पूछे हुए हैं उसके बस थीम्स को ऐड ऑन कर लेना है। तो एक टाइम बाउंड मैनर में डिफाइंड सिलेबस के साथ, और आपको एक क्लैरिटी रहेगी कि हाँ ये इतना मैंने पढ़ लिया, मेरा सिलेबस हो गया है, तो फिर आप दूसरी चीज़ों पे फोकस कर पाएंगे। जैसे आपको ऐसे भी करना है, एथिक्स भी करना है, और जैसा सर ने भी कहा है कि जो ऑप्शनल है उसको ऐसा नहीं एकदम से अगर मैंने कह दिया तो आप ले लो, या किसी ने भी कह दिया आप ले लो। थोड़ा टाइम दो, टेक 10-15 डेज एक समय दो, और एक अनअकैडमी ही है जो आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि अगर आप हिस्ट्री कर रहे हो, फिर आपका माइंड स्विच किया, सोशियोलॉजी देख लिया 2 दिन, फिर माइंड स्विच किया, फिर आप आ गए PSIR में, फिर माइंड स्विच किया, सर के पास आ गए, और फिर आपको यहाँ पे आना पड़ रहा है, तो आप क्या है फाइनली एग्रीकल्चर अगर आपको लगता है तो आप गो थ्रू हो सकते हैं, फिर माइंड स्विच किया, फिर हिस्ट्री चले जाओ। तो ये सारा जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके पास है, और ये और जगह नहीं कि 40,000 50,000 फीस आपने दे दी, अब वहाँ पे फिर क्योंकि 50,000 आपने दे दी तो फिर आपको वो ऑप्शनल लेकर ही चल रहा है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा बेनिफिट उठाएं, क्योंकि ऑप्शनल ही के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन जो है वो होना है। तो उसको थोड़ा डिसीजन मेकिंग में थोड़ा रिसर्च करें, और 10-15 दिन का टाइम दें। कुछ क्लासेस जैसे सर ने कहा भी, तो कुछ क्लासेस भी आप लोग अटेंड करें, और फिर एक रैशनल डिसीजन तक रीच करें। चंद्रमौली सर। सर, साथी या पत्नी वही है जो पिया मन भाए। तो अगर आपको ऑप्शनल चुनना है तो इंटरेस्ट पहला कर लीजिएगा। अगर ज्योग्राफी में है तो इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप चीज़ों को सोच सकते हैं, कोई वर्ड आपको बोले और आप उसकी इमेज बना सकते हैं, तो ये ऑप्शनल आपके लिए है। अगर आप स्ट्रक्चर बनाना जानते हैं और बनाना चाहते हैं तो ये ऑप्शनल आपके लिए है। अगर आप फ्लो डायग्राम, मैप्स और खूब सारे पॉइंटर्स बनाना जानते हैं या बनाना चाहते हैं तो ये ऑप्शनल आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि मैं जीएस में पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जाऊं, जीएस में भी, तो ये ऑप्शनल आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी बहुत अच्छे से कर लूं, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल आपके लिए है। इतना ही बोलना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ माय कलीग्स। तो मित्रों, अनअकैडमी की ऑप्शनल सब्जेक्ट की ये टीम और इसके अलावा और भी हमारे साथ एजुकेटर्स हैं, सबको हम आज इस प्रोग्राम में नहीं शामिल कर पाए, लेकिन उन सब के बायोस, उनके फ्री स्पेशल क्लासेस की लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होंगी। सो प्लीज़ चेक इट आउट, और उनके फ्री क्लासेस से गो थ्रू जाएं और आपको सब पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा उचित ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स क्रैक इट। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप भी अब यूपीएससी का एग्ज़ाम 2026, 27, 28 में देने वाले हैं, तो अब इस यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी मत करो, यहाँ वहाँ समय मत गवाओ। अब जुड़ो तुम इंडिया के सबसे बेस्ट एजुकेटर्स के साथ, सबसे अनुभवी टीम के साथ, जिन्होंने इस पूरे ऑनलाइन सिस्टम को सबसे पहले शुरू किया था। जुड़ो ऐसी टीम के साथ जिनको एक एक चीज़ के बारे में पता है कि एग्ज़ाम मांगता क्या है। मत समय गवाओ, और अब सबसे बेहतर समय है, और अभी ही समय है। और मित्रों, ये पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी जिसमें लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट रेजोल्यूशन, नोट्स, पावर पॉइंट, सब कुछ आपको मिले केवल 19,999 एंड अप टू
12 मंथ्स एक्सटेंशन। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है।